नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की अगली कड़ी A to Z में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की अनुसूचियां और हमने 3 अनुसूचियां अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले वाली चीज़ों को हम रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था प्रथम अनुसूची, फटाफट रिपीट कर लेते हैं। मैंने कहा था प्रथम अनुसूची में जो भारत है, हमारी भारत का जो भूखंड है, उसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है, नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है, कैसे केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है और कैसे हम दूसरे राज्य को यदि अधिग्रहित करें, जैसे हमने सिक्किम को किया था, ऐसे अधिग्रहित करके भी उसे हम किस प्रकार से भारत का भूखंड बना सकते हैं। ये सारी बात प्रथम अनुसूची में बताई गई है। राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। नए राज्य का गठन किए जाने या किसी का अस्तित्व समाप्त करने पर सभी परिवर्तन किस में किए जाएंगे? अनुसूची 1 में किए जाएंगे। नए राज्य का गठन किया है या राज्य का अस्तित्व समाप्त किया है। जैसे हमने पहले 29वां राज्य बनाया था तेलंगाना, 29th क्या बनाया था? तेलंगाना। या हमने फिर बाद में जम्मू कश्मीर को खत्म करके और 2019 के अंदर, अगस्त 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया था, है ना। तो यह सभी जो परिवर्तन किए हैं वो अनुसूची 1 में किए जाएंगे। अगस्त 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया, जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त किया और जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 नए बना दिए। क्या बना दिए? 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जिन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। वहां पर चाहे तो वो कमिश्नर लगाएं, चाहे उपराज्यपाल लगाएं, चाहे वहां पे विधानसभा का गठन करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण कहां रहेगा? केंद्र सरकार के अधीन। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर को हमने तोड़ दिया तो हमारे जो राज्य थे वो 29 से वापस 28 हो गए थे। यह मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। और इसी प्रकार हमने दादर और नगर हवेली नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हमने 1 कर दिया था। क्या कर दिया था? 2 को मिलाकर 1 कर दिया था, है ना। जैसे देखो, पहले क्या थे? पहले थे हमारे पास में 29 राज्य। 29 में से जम्मू कश्मीर को 1 को खत्म कर दिया। अब कितने राज्य रह गए? 28। कितने रह गए? 28। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और जुड़ गए, तो होने तो चाहिए 7 और 2 9। लेकिन दादर और नगर हवेली, दमन और दीव जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली दमन दीव अलग अलग थे, उनको मिला के 1 कर दिया तो 1 कम हो गया ना। तो अब जो है वो टोटल कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8 रह गए हैं। और ये सभी परिवर्तन हमने किए हैं अनुसूची 1 के अंदर। ठीक। दूसरी अनुसूची मैंने बोला RPO, ये है सभी राज्यों के बारे में, ये है पेमेंट के बारे में। पेमेंट, सभी जो पदाधिकारी है उनका वेतन कितना कितना होगा, और ये है शपथ, इसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड। हमने 3 तक पढ़ ली थी लेकिन रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी अनुसूची में यह बताया गया है, हमने उन पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया है जिनके वेतन में एक तो आप कटौती नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते, और ये संचित निधि पर भारित वेतन है। अब संचित निधि पर भारित वेतन क्या होता है? संचित निधि पर भारित का मतलब है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का वेतन हमने तय किया है साहब 5 लाख रुपए, है ना, तो उस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता कि साहब 5 लाख रुपए कम है या ज्यादा है, इतने का हम विधेयक पारित करते हैं। ऐसा नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। ऐसे सभी वेतन जिनके ऊपर केवल चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता, उन वेतन को हम भारित वेतन की श्रेणी में रखते हैं। और आगे हम जिन जिन पदाधिकारियों के वेतन की बात करेंगे वो सभी संचित निधि पर भारित वेतन है। संचित निधि पर भारित वेतन है। अब संचित निधि आर्टिकल कौन सा है?
266 266। अब देखो, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन। तो राज्यसभा के सभापति का नाम आ गया, तो कौन है सभापति? कौन है सभापति? उपराष्ट्रपति तो है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख अलग से नहीं है, ये राज्यसभा के सभापति की बात कर दी, इसमें आ गया उपराष्ट्रपति। उपसभापति के वेतन का उल्लेख है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन का उल्लेख है, उपाध्यक्ष के वेतन का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, उसके वेतन का उल्लेख है। वहीं हम राज्य स्तर पे बात करें तो यहां राज्यपाल के वेतन का उल्लेख है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन का उल्लेख है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का उल्लेख है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख है। तो ये सभी वेतन का उल्लेख कहां पे किया गया है? अनुसूची 2 के अंदर। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई पेमेंट नहीं दिया जाता, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। इसलिए अनुसूची 2 में निम्न में से किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रत्यक्ष तौर पर उल्लेख नहीं है। कि साहब उपराष्ट्रपति का वेतन ये होगा? नहीं, राज्यसभा के सभापति का वेतन बताया हुआ है। ओके, अब देखिए तीसरी अनुसूची, मैंने कहा शपथ। शपथ कौन कौन लेंगे जिनके शपथ का उल्लेख है? केंद्र सरकार में जो एमपी का उम्मीदवार है, जिसको एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने से पहले भी ऐसे नहीं है कि कोई गुंडा मवाली आके कहे साहब मेरे को तो चुनाव लड़ना है, नहीं, उसको भी शपथ लेनी पड़ेगी, सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी, है ना, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास की शपथ लेनी पड़ेगी, तो उसकी भी शपथ है। तो एमपी के उम्मीदवार की शपथ का उल्लेख है। इसके बाद में यदि वो चुनकर आ जाता है तो संसद की सदस्यता ग्रहण करने से पहले भी उसको शपथ लेनी पड़ेगी। तो एमपी के उम्मीदवार की शपथ के प्रारूप का उल्लेख भी है, और खुद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी शपथ का उल्लेख है। ठीक है, एमपी का उम्मीदवार भी पहले शपथ लेगा और एमपी खुद भी पहले शपथ लेगा। इसी प्रकार से लोकसभा या राज्यसभा में जो भी मंत्री है उनकी शपथ का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के सब जो न्यायाधीश है उनके शपथ का उल्लेख है। और राज्य में हम बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के उम्मीदवारों को भी पहले शपथ लेनी पड़ेगी, और जो चुन कर आ गए उनको भी शपथ लेनी पड़ेगी। तो उनकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में किया गया है। मतलब एमएलए या एमएलसी के मेंबर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, और यदि उन्होंने चुनाव जीत लिया है और वो अब जाकर सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, उससे पहले भी उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। सभी मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख है। इसके अलावा कैग की शपथ कुछ अलग नहीं होती, इसलिए कैग के वेतन का उल्लेख तो अनुसूची 2 में था, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होकर सोच लेते हैं कि कैग की शपथ का उल्लेख भी होगा। तो कैग की शपथ सेम टू सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश लेता है। ठीक है ना, तो कैग के वेतन का उल्लेख तो अनुसूची 2 में है, लेकिन शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। क्लियर? कैग के वेतन का उल्लेख तो अनुसूची 2 में है, लेकिन कैग की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। कारण कि कैग का जो शपथ है उसका प्रारूप सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के समान होता है। अब देखो, जैसे अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख था, है ना, राज्यसभा के सभापति के वेतन का उल्लेख था, तो क्या यहां पर राष्ट्रपति की शपथ का भी उल्लेख होगा? नहीं, यहां राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में अलग से उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में अलग से उल्लेखित है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ, कैग की शपथ, इनका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, इनके वेतन का उल्लेख तो अनुसूची 2 में है, लेकिन इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। और यहां आ गया आर्टिकल 159, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में नहीं है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में है। इसमें आर्टिकल 159 में।
अब देखो, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से कोई शपथ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी होगा वो चुना तो लोकसभा में से ही जाएगा, तो उन्होंने सदस्य के रूप में शपथ ले ली। उन्होंने सदस्य के रूप में जो शपथ ली है वही उनकी शपथ है, अलग से तो कोई शपथ की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति है वो कौन है? उपराष्ट्रपति है। कौन है वे? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति ने अपनी शपथ अलग से ले ली। जब उन्होंने अपनी शपथ आर्टिकल 69 में अलग से ले ली, तो यहां पर राज्यसभा के सभापति की भी अलग से कोई शपथ का उल्लेख नहीं है, और उपसभापति के शपथ का उल्लेख भी नहीं है, क्योंकि उपसभापति भी राज्यसभा के मेंबर्स में से ही चुनकर आता है। क्लियर? अब हम देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4, ठीक है। अनुसूची 4 में, अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में बहुत बढ़िया अनुसूची है, इनको अपने को ढंग से पढ़ना है। अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। देखिए, अनुसूची 4, पहले आपने कोडवर्ड क्या याद किया था? आरपीओ, आरपीओ, ये क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पी का मतलब पेमेंट, ओ का मतलब ओथ। अब क्या, कैसे याद करना है? आरटीएस, आरटीएस। अब आप कहेंगे आरटीएस का मतलब क्या हुआ? आरटीएस का मतलब बताता हूं। आर का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा की टोटल 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को आवंटित 5 सीटों पर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां की 5 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाने की वजह से वर्तमान में इलेक्शन 245 सीट पर होता है, जिसमें से 12 मनोनीत है और 233 पे इलेक्शन होता है। तो किस राज्य को कितनी कितनी सीट दी गई है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है अनुसूची 4 में। इस आर का मतलब है राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या। क्लियर? 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र हैं, मतलब हमारे देश में कई स्टेट है, उनके अलग अलग क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, और वहां की संस्कृति की सुरक्षा, जनजातीय लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा। एक तो उनकी संस्कृति की सुरक्षा, क्योंकि जनजातियों की संस्कृति थोड़ी सामान्य देश की संस्कृति से अलग होती है, उनकी संख्या भी कम है, तो कहीं उनकी संस्कृति देश में खत्म ना हो जाए, तो संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए, उनके रोजगार यानी वन उत्पाद पर वो ज्यादा आश्रित है, तो उनके रोजगार की सुरक्षा करने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, और वहां के राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी तय की गई है। भाई साहब, जैसे अपने जो 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, राज्यपाल की ड्यूटी बनती है कि वो वहां पर 4 जनजातीय मंत्री लगाएं। क्या लगाएं? 4 जनजातीय मंत्री, तो ताकि उस क्षेत्र का अच्छे से विकास हो पाए। तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान जो किए गए हैं वो 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। कहां पे किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। आप कहेंगे जनजातीय क्षेत्र, जो 4 राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है, वो कौन कौन से हैं? तो बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल का विशेष दायित्व है कि वो वहां पर जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करें, ताकि वहां की जनजातियों के कल्याण से संबंधित कदम जो है, यदि वहां की राज्य सरकारें नहीं उठाती है, हो सकता है वोट बैंक की राजनीति में राज्य सरकारें ना उठाएं कि साहब इनके तो वोट थोड़े से हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से वहां के जनजातीय क्षेत्रों का विकास कर सकती है। तो जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करना और उस पर निरंतर उसकी समीक्षा करना उनके कार्यों की, ये वहां के राज्यपाल हेतु कार्य सुनिश्चित करने का प्रावधान है। तो देखो, आर टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब है ट्राइब एरिया।
टी का मतलब क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, वहां के प्रशासन की बात है। तो ट्राइब्स एरिया की बात आ गई ना, तो आर टी का मतलब ट्राइब्स, और एस का मतलब है शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित का मतलब है शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से हैं? कि 4 शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान है। और वो 4 क्षेत्र हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। वहां पर किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, और ये कहा गया है कि इनके लिए विशेष नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसको आपको ऐसे याद रखना है, अमेघ मित्र, अमेघ मित्र, इस कोड से याद रखना है। ए का मतलब असम, ए का मतलब असम, मेघ का मतलब मेघालय, छठी अनुसूची चल रही है। मी का मतलब मिजोरम, और त्रय का मतलब त्रिपुरा। याद रख लेना भाई, छठी अनुसूची में 4 राज्य जो हैं उनके लिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो सोचिए, अनुसूची 4 है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य में कितनी सीटें हैं? हमारे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। लोकसभा की कितनी है? 25, है ना। 5वीं अनुसूची में ट्राइब एरिया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुसूची 5 में। और छठी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों जो 4 विशेष हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो सर फिर वो 4 आप कहेंगे, तो वो 4 जो है ना ऊपर वाले, वो है जहां जनजातीय मंत्री लगाना है वो, और ये 4 वो है जिन पे क्या करेंगे? केंद्र सरकार खुद नियंत्रण करके जनजातियों का विकास करेगी, वो ये है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है अपने 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7 सूची। कहेंगे 7 सूची का मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारे देश में अलग अलग विषय हैं जिन पे सरकार को निर्णय लेने होते हैं, देश में काम होते हैं। जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, वन है, कृषि है, खनन है, तमाम विषय है ना। तो 7वीं अनुसूची में पूरे देश में जितने मुख्य मुख्य विषय हैं, उन विषयों को विभाजित किया गया है कि कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार का है, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर जो नियंत्रण करने का अधिकार किसका है? राज्य सूची का है। और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो सभी विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिसको अपने कह सकते हैं संघ सूची, संघ सूची, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। जैसे अब भारत कहे कि साहब हम जो है वो अमेरिका के साथ में मित्रता की संधि कर रहे हैं, और इधर अपने राजस्थान की सरकार के नहीं साहब हम तो मित्रता की नहीं कर रहे। अरे तुम्हारी अलग से नहीं होगी, विदेश नीति केंद्र संघ सूची का विषय है। या भारत ने कह दिया कि साहब हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं, यूपी वाले कहें नहीं साहब हम तो नहीं कर रहे, तो तुम्हारा अलग से नहीं होगा। जहां पर विदेश संबंध है ना, रक्षा, इसके अलावा परमाणु से संबंधित मुद्दे, ये सभी केंद्र सूची के विषय हैं। रेलवे, तो संघ सूची के अंदर शुरू में 97 विषय थे, बाद में बढ़ा के 100 विषय कर दिए गए हैं। तो आपसे पूछे कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। प्रारंभ में संघ सूची में कितने विषय थे? 97। अब आ गई राज्य सूची। राज्य सूची में शुरू में कितने विषय थे? 66। ठीक है, अब कितने हैं? 61। अब कितने हैं? 61। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था और लागू हुआ था जनवरी 1977 में, इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन इस पूरे संविधान में बार बार आएगा, क्योंकि संविधान बना उस वक्त एक बहुत बड़ा दस्तावेज तैयार हुआ था।
उसके बाद सबसे बड़े परिवर्तन जो हुए वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुए। ऐसे लगा जैसे नया संविधान ही आ गया, तो इसलिए इसको कहते हैं लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान। क्योंकि ये कैसे लग रहा है कि मूल संविधान में कोई छोटा सा संविधान बना के पूरा घुसा दिया, उसमें चेंज कर दिए बहुत सारे, ठीक है ना। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन हमारे बहुत जगह पे आएगा, ये लघु संविधान की भांति काम कर रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय जो राज्य सूची में थे उन्हें हटा दिया और समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। मतलब यहां से 5 माइनस कर दिए। शुरू में 66 थे, अब कितने हैं? 61। अब कितने हैं? 61। रट लो। संघ सूची में अभी कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने हैं? 61। अब आगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची है, जैसे मान लो वन है, कृषि है, जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। इसको राज्य को भी है, केंद्र को भी है। अब केंद्र में मान लो बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की है, मान लो। अब उन्होंने तो कहा साहब वन क्षेत्र इतने प्रतिशत होना अनिवार्य है, और राज्य ने कहा नहीं, इतने नहीं, इतने प्रतिशत होना अनिवार्य है। यदि एक ही मुद्दे पर दो जनों ने कानून बना दिया है तो उस कानून में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य द्वारा बनाया गया कानून विलुप्त माना जाएगा। यह समवर्ती सूची की खास बात है कि कानून यदि केंद्र बनाए मोस्ट वेलकम, राज्य बनाए मोस्ट वेलकम, लेकिन दोनों ने बना दिया तो केंद्र वाला कानून ही प्रभावी माना जाएगा, राज्य वाला कानून प्रभावी नहीं माना जाएगा। अब देखो, जैसे कृषि वैसे पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया। तो आपको पता है कि 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार लेके आए थे, बाद में उन्हें खत्म भी किया था। तो 3 कृषि कानून, बहुत से लोग कहते थे साहब ये तो राज्य सूची का विषय है। अरे भाई नहीं, समवर्ती है। इसीलिए तो 3 जो कृषि कानून थे वो केंद्र सरकार लेकर आई थी। लेकिन उसी पर यदि कोई राज्य कहे कि नहीं हम तो इनको लागू नहीं करेंगे, तो भाई इन्हीं मुद्दों के ऊपर तो केंद्र वाले कानून चलेंगे, आप वाले कानून नहीं चलेंगे। तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे शुरू में, और इधर वाले 5 जब मिक्स हो गए तो अब हो गए हैं 52। तो याद रखना, वर्तमान में राज्य संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। इसके बाद में भी यदि कोई विषय बच गया है तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है। कनाडा के संविधान से ये हमने प्रावधान लिया है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दी है? केंद्र को। कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिसपे क्लियर ही नहीं हुआ, आज तक की कोई बात नहीं आई, जैसे हमारे देश में कोई महामारी ऐसी आ गई अचानक की जिसका उल्लेख ही कहीं नहीं है, तो अवशिष्ट शक्ति है, ना वो राज्य की है ना समवर्ती की है, तो केंद्र उस पर कानून बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये देखिए सूचियों के बारे में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए, और वो 5 विषय कौन कौन से थे? वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। ये सभी वो विषय थे जिन्हें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने, अब आपको पता है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लेके आई है 2020 में, एनईपी 2020। अब यदि ये राज्य सूची का विषय होता तब तो केंद्र सरकार इस पे कानून ही नहीं बना सकती थी, है ना। लेकिन ये समवर्ती है, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेके आई है। न्यायिक प्रशासन, किस प्रकार से जिला न्यायालय होंगे, किस प्रकार से तहसील में न्यायालय की प्रणाली होगी, ग्राम न्यायालय क्या होंगे, तो इस पे भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची के अंदर क्या थी? 7वीं सूची। बस ये ध्यान रखिएगा, सूचियां बताई गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के बारे में उल्लेखित किया गया है। अब देखिए 8वीं अनुसूची, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषाओं का। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं डाली गई है वो भाषाएं मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं आ गई है 22। कितनी आ गई है? 22। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब कितनी आ गई है? 22 भाषाएं आ गई है।
8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आ गई है और राजस्थान की जनता निरंतर मांग कर रही है कि भाई राजस्थान को भी 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता दो, और इस पे निरंतर काम चल रहा है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान तय नहीं किया गया है कि इस आधार पे तो हम 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे और इसके आधार पे नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार के मन में आई उसी भाषा को ले लिया। जैसे शुरू में 14 भाषाएं थी, 1992 में 15वीं सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन, सॉरी ये गलत लिख दिया है, 1992 यहाँ नहीं है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कितनी भाषाओं को, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर दिया 1967। उसके बाद में 16, 17, 18 ये तीनों की तीनों 1992 में इकट्ठी ही आई। ठीक है, कोमणी नेपाली, कोमणी नेपाली, कोमणी का मतलब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको ऐसे याद रख लो, कोमणी नेपाली। अरे कौन सी कोमणी, कोमणी नेपाली, ये थी 16, 17, 18। कब, 1992 में। को का मतलब कोंकणी, मणि का मतलब मणिपुरी, नेपाली का मतलब तो नेपाली है ही है, कोमणी नेपाली याद रख लो। ठीक है, ये तीन भाषाएं एक साथ में जोड़ दी गई, तब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिनको 71वें संविधान संशोधन, देखो 21, 71 एक से ना डिजिट, तब 1992 में जोड़ दिया गया कोमणी नेपाली, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ दी, और अब हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो चुकी थी 18। अब आया 2003 में 4 भाषाओं को इकट्ठा जोड़ा गया, 4 भाषाओं को इकट्ठा जोड़ा गया, इकट्ठा मतलब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन सी थी, BDSM, BDS दांतों का डॉक्टर होता है ना, BDS इन मेडिकल कह दो, BDSM मतलब BDS डॉक्टर किस में, मेडिकल में। तो B का मतलब आ गया बोर्डो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये भाषाएं 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, ये संथाली मैथिली थोड़ी उल्टी कर लेना, ये भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ दी गई। इन पे तारे लगा लो भाई, किसके द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ दी गई 4 भाषाएं BDSM। कौन कौन सी, बोर्डो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, मैथिली संथाली उल्टी कर लेना। अब हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है, इंग्लिश 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। फिर क्या रोना रे भाई, पूरा संविधान अंग्रेजी में चल रहा है, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हम कह रहे हैं हमारी राजस्थानी नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, राजस्थानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में किसके बारे में, भाषाओं के बारे में उल्लेख है। अब हम करते हैं 9वीं अनुसूची, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है 9वीं अनुसूची, 9वीं नो चेंज, 9वीं नो चेंज। तो हम 9वीं अनुसूची की बात कर रहे थे। 9वीं अनुसूची में आपको पता है जो भी विषय डाल दिए जाते हैं वो उनकी कभी भी न्यायिक पुनरावलोकन या संविधान समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा नहीं हो सकती थी। अब आप कहेंगे थी मतलब अब है, बिल्कुल हाँ, अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसका क्या इतिहास रहा आपको पता है, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची हमें क्यों डालनी पड़ी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये चारों अनुसूचियां संविधान निर्माण के बाद में डाली गई है, और इन्हें डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा इसका इतिहास क्या रहा। 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, मतलब 9वीं अनुसूची में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, 9वीं नो चेंज, ऐसे याद रख लो। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई, तो मैं पूरी डिस्कस आपके सामने करना चाहूंगा कि किस किस प्रकार से हुआ। जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो नेहरू जी की सरकार थी,
हालांकि वो एक अंतरिम संसद थी, संविधान सभा ही अंतरिम संसद की भांति कार्य कर रही थी, तब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है ना। क्या भाई संविधान सभा ही अंतरिम संसद की तरह काम कर रही थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, तो इन्होंने देश में जो सबसे मेन समस्या जो चल रही थी वो चल रही थी अब तक जमींदारों की व्यवस्था जो थी, जमींदारी व्यवस्था, जिसके तहत हमेशा से किसान आंदोलन कर रहे थे, भाई हमसे लाग बाग बहुत ज्यादा वसूल करते हैं, हम भूमिहीन हैं, हम इनकी जमीन जो है उसकी पेकृषि करते हैं, तो उसके बदले ये लगान के रूप में हमसे बहुत सारी राशि और उपज को ले लेते हैं। तो नेहरू सरकार ने सबसे पहले भूमि सुधार कानून लेकर आए, भूमि सुधार कानून। ठीक है, क्या लेके आए? भूमि सुधार कानून लेके आए। तो भूमि सुधार कानूनों में यह कहा गया कि जिस किसी जमींदार के पास में एक्स्ट्रा जमीन है वो जमीन भूमिहीन किसान को दे दी जाएगी। जिस किसी किसान के पास में एक्स्ट्रा जमीन है वो किसको दे दी जाएगी? भूमिहीन किसान को दे दी जाएगी। लेकिन ये बात जमींदारों को हजम नहीं हुई, यह बात जमींदारों को। अब भूमि सुधार कानून सरकार ने किए तो जमींदार लोग कहने लगे भी चाहे हमारे पास 400 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, ये जमीन हमारी है और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो आप कौन होते हैं हमसे जमीन लेने वाले, है ना। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वाद आया भूमि सुधार कानून के विरुद्ध। भूमि सुधार कानून जो थे उनके विरुद्ध एक वाद आया जिसका नाम था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। बनाम बिहार राज्य। इस वाद में पटना उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, कहा कि भूमि सुधार कानून के माध्यम से आप जमींदारों से जमीन लेकर या ज्यादा जमीन वालों से जमीन लेकर भूमिहीनों को दे रहे हो, ये नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मूल अधिकार के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन है। ऐसी स्थिति के अंदर भूमि सुधार कानूनों को रद्द कर दिया गया और भूमि सुधार कानून रद्द होते ही नेहरू सरकार को बड़ा झटका लगा कि भाई हम तो किसानों का भला करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो कोर्ट है उसने सारा का सारा मामला ही लपेट दिया, सारा मामला ही साफ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो नेहरू जी थे उनको ये झटका लगा, तो उन्होंने नए संविधान संशोधन किए और सबसे पहले तो जोड़ी 9वीं अनुसूची। सबसे पहले क्या जोड़ी? 9वीं अनुसूची और 2 अनुच्छेद जोड़े 31A और 31B। 31A में यह कहा गया कि भाई नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है उनको लागू करने के लिए यदि हमें अनुच्छेद 14, 19 या 31 समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इनका यदि हमें उल्लंघन भी करना पड़े तो किया जा सकता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी अनुच्छेद 31A में। ठीक है, और 31B में यह कहा कि जिन जिन कानूनों को हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। मतलब 9वीं अनुसूची को उल्लेखित किया गया किसमें? 31B में, और यह कहा गया इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। मतलब भूमि सुधार कानूनों को खत्म किया कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में ने, हाईकोर्ट ने खत्म किया, और इसके खिलाफ फिर सरकार ने ये कानून पारित किए और इनके खिलाफ फिर मामला कोर्ट में जाता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत। तो शंकरी प्रसाद भारत संघ मामले में चैलेंज हुआ 31A और 31B को। ये कहा, क्या चैलेंज हुआ? पहली बात तो ये चैलेंज हुई कि भाई साहब आप
संविधान सभा से बनी हुई संसद हो, आप जनता द्वारा चुनी हुई संसद नहीं हो, आप अंतरिम संसद हो, आप जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई अंतिम संसद नहीं हो। तो ऐसे में आपको काम दिया गया था संविधान बनाने का। आपने जो संविधान बना दिया वो बना दिया। 26 नवंबर 1950 को आपने संविधान कंप्लीट करके देश की जनता को दे दिया और उसके बाद में आपकी 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हो गई। उसके बाद में संविधान सभा भंग हो गई। अब संविधान सभा का काम था संविधान बनाना, वो काम कंप्लीट कर दिया, संविधान सभा भंग हो गई। अब वो संविधान सभा सिर्फ संसद की भांति कार्य कर रही है। तो अंतरिम संसद को संविधान बनाने का अधिकार तो था, लेकिन संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। पहली बात कि अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो पहला चैलेंज तो इन्होंने ये कहा कि अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। दूसरा चैलेंज ये हुआ कि भाई साहब इससे तो फिर हम कह रहे हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पृथक पृथक रहने चाहिए। जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक पुनरावलोकन ही नहीं कर पाएगी तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो खत्म हो जाएगी उनकी। तो ये कानून जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को खत्म करता है, इसलिए भी आपके ये वाद फर्जी है, इनको आप हटाइए। इसके अलावा न्यायालय की शक्ति को भी कमजोर करता है। तो इन आधारों पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद अस्तित्व में आया। तो ये न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की कहानी इस प्रकार से धीरे धीरे चल रही थी, चलती रही। चलते चलते अंत में क्या होना चाहिए, टकराव शुरू हो गया नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में। सरकार कह रही है हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को जरूरी नहीं समझते। न्यायालय कह रहा है कि कभी कह रहा है भाई मूल अधिकार जरूरी है, कभी कह रहा है न्यायालय ये बात कह रहा है कि भाई न्यायालय में ये वाद आया भाई ये जो है वो अंतरिम संसद को अधिकार नहीं है। कुल मिला के ये है कि न्यायालय और कार्यपालिका में टकराव शुरू हो गया और दूसरी ओर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर भी असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई 1951 से ही। ठीक है, और वो स्थिति खत्म कब होती है, वो खत्म होती है 1973 में केशवानंद भारती वाद के पश्चात, तब जाके मामला क्लियर होता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को रखा गया जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि आपको पता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ये मिलकर कानून बनाते हैं। अब वो कानून, देश तो चलेगा संविधान के अनुसार, संविधान सबसे ऊपर है। अब यदि वो कानून गैर संवैधानिक हैं, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हैं, तो ये भाई साहब ये एमएलए एमपी तो कोई मानते नहीं है कि ये हमने गलत बनाया है। तो इसके खिलाफ चैलेंज न्यायपालिका में किया जाएगा। तो न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए कानूनों की और कार्यों की, ना सिर्फ कानून बल्कि कार्यों की भी न्यायिक समीक्षा करेगी, संवैधानिक समीक्षा करेगी कि क्या ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। और यदि नहीं है तो न्यायपालिका आदेश दे सकती है कि हम इन्हें पूर्णतया खारिज करते हैं या इसके लिए नए कानून बनाने के निर्देश भी कार्यपालिका को जारी कर सकती है। तो संविधान क्या है यह बताएगी न्यायपालिका। ये तो कोशिश करेंगे संविधान के अनुसार काम करें, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर दें तो ये बताएगी कि आपका ये काम भाई साहब कानून के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, आपको हम खारिज करते हैं इस बात को और आपके जो कानून है इस विषय पर नए कानून भी बनाएंगे, आप इसके भी निर्देश दे सकते हैं। ये निर्देश मानने इसके लिए ये बाध्य नहीं है। अब समझिए ऐसी कहानी यहां तक चल गई। 9वीं अनुसूची में शुरू में 13 विषय, 13 अधिनियम थे, 13 कानून डाले गए थे जिनकी न्यायिक समीक्षा करना संभव नहीं था। वर्तमान में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 284 कर लीजिएगा, यहां 284 अधिनियम 9वीं अनुसूची में आ चुके हैं। ये आंकड़े याद रखिएगा। शुरू में कितने थे? 13 अधिनियम, 13 अधिनियम 9वीं अनुसूची में थे और वर्तमान में 284 अधिनियम 9वीं अनुसूची में आ चुके हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप सबको ऐसे लग रहा होगा इसका मतलब तो सरकार 9वीं अनुसूची में कुछ भी डाल दे वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। इसका मतलब तो चाहे कोर्ट के आगे नाक रगड़ते रहे उस पर तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो केरल के एक मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद भारती।
उन्होंने बड़ी कहानी को पलटा। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती की जमीन भी बहुत ज्यादा थी, केरल में मठाधीश थे। तो वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, कि साहब ऐसे ऐसे करके भूमि अधिग्रहण कानून गैर कानूनी है और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, इसकी व्याख्या कीजिए, है ना। तो इन सब बातों को लेकर केशवानंद भारतीवाद अस्तित्व में आया और ये वाद इतना महत्वपूर्ण था कि बड़ी बड़ी चीजें यहां पर आई। और केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया। अब ये संविधान पीठ क्या होती है? देखिए, कई बार ऐसा मामला होता है जिसमें किसी एक या दो जज को यह समझ में नहीं आता कि इसकी संवैधानिक व्याख्या क्या हो। संविधान का कोई गूढ़ विषय है जिसके ऊपर निर्णय लेना संभव नहीं है, तो वहां पर संविधान पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें कई सारे जजेस मिलते हैं, उनकी एक पीठ का गठन होता है। वो सभी बारीकियों से एक एक चीज पे अपनी दलील देते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं और बहुमत के आधार पर जो निर्णय होगा वही निर्णय मान्य होगा। तो यहां पर जो केशवानंद भारती है, ये वाद, इसका निर्णय आया 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद का निर्णय आया और इस निर्णय में यह कहा गया कि न्यायपालिका को संविधान के किसी भी विषय में न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्ण अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का भी अधिकार है, चाहे मूल अधिकार में संशोधन करें, चाहे प्रस्तावना में करें, और प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। केशवानंद भारतीवाद में क्या क्या बात कही? एक तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, हालांकि वो ना वो अनुच्छेद है ना वो अनुसूची है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसलिए संसद को पूर्ण अधिकार है कि वो चाहे तो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। और इस निर्णय के बाद ही इंदिरा गांधी ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े थे। प्रस्तावना में इससे पहले कोई संशोधन नहीं हुआ और इसके बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ, केवल एक ही संशोधन हुआ, 42वां। तो केशवानंद भारतीवाद में एक तो ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरा संसद को किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है। भाग में संशोधन का अधिकार है। संसद को किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है। इसका मतलब प्रस्तावना में कर सकती है संशोधन? बिल्कुल। इसका मतलब तो पूरा संविधान पलट सकती है? नहीं, पूरा संविधान नहीं पलट सकते। क्यों? क्या निर्णय आया यहां कुछ ऐसा? बिल्कुल आया। यह कहा कि संसद को किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, असीमित अधिकार है, लेकिन, और ये लेकिन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आधारभूत संरचना में, आधारभूत ढांचे में या संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। अब ये आधारभूत संरचना वाली बात पहली बार केशवानंद भारतीवाद में आई, जहां पर 13 न्यायाधीशों की पीठ थी और इस पीठ के अध्यक्ष थे प्रसिद्ध न्यायाधीश SM सीकरी साहब। और यहां पर यह निर्णय आया 7-6 से, इसके पक्ष में 7 और विपक्ष में 6 जजेस ने वोट दिए। अब तक के अपने कहेंगे न्यायपालिका के इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन केशवानंद भारतीवाद में किया गया। अब तक के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन केशवानंद भारतीवाद में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे SM सीकरी साहब। और 7:6 मतलब 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में वोट से संशोधन पारित किए गए। अब नया शब्द आ गया संविधान में जो आज तक कभी नहीं था, और यहां मामला क्लियर हो जाता है, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब आप जो भी कानून बनाएं, चाहे आप नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रख के बनाएं, चाहे आप मूल अधिकार को ध्यान में रख के बनाएं, चाहे आप किसी की धज्जियां उड़ाएं, चाहे किसी का समर्थन करें,
लेकिन भाई साहब आधारभूत ढांचे में उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप आधारभूत ढांचा ही बदल दो और कहो कि साहब हम तो संशोधन केशवानंद भारतीवाद में फैसला है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये आधारभूत ढांचे की एक नई अवधारणा आई तो पूछा गया कि साहब बताइए तो सही, ये आधारभूत ढांचा है क्या? तो कहा गया कि आधारभूत ढांचे में भी बहुत सारी बातें हैं। कौन कौन सी? आधारभूत ढांचे केशवानंद, देखिए यहां ये बात मैंने लिखी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नया कानून नवी अनुसूची में शामिल किया गया तो वह कानून संविधान की आधारभूत संरचना का यदि उल्लेख नहीं उल्लंघन करता है, उल्लेख नहीं, यहां पर उल्लेख किस जगह पर क्या करेंगे? उल्लंघन। तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नवी अनुसूची के नाम पे आप कुछ भी कानून नहीं बना सकते। यदि आपने आधारभूत ढांचे में संशोधन किया तो आप न्यायालय के अंदर उसको चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय में उस चुनौती को स्वीकार भी किया जाएगा। नहीं तो फिर इसका मतलब तो नवी अनुसूची का नाम लेके आप कुछ भी कानून बना दोगे, कह दोगे साहब विपक्ष में जो जो चुनाव लड़ेंगे उन सबको फांसी दी जाएगी, लो साहब, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी बातें शामिल की गई, इन बातों का भी आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से सबको ध्यान रखना है। पहले तो विधि का शासन, विधि का शासन आधारभूत संरचना का भाग है। विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था हमारा आधारभूत ढांचा है। आप कहीं विधि का शासन हटा के और कोई नया ही कानून और समांतर डाल दो और कोई सरकार के साहब हमारे ये कानून भी चलेंगे, तो वो नहीं चलेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, वो किस प्रकार से कानून बनाएंगे, किस प्रकार से शासन संचालित करेंगे। संघात्मक ढांचा, केंद्र में केंद्र सरकार है और उसके अधीन राज्य सरकारें हैं। ये भी हमारा क्या है? आधारभूत ढांचे के बिंदु है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। आप पंथ निरपेक्षता में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो पंथ निरपेक्षता भी भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। शक्तियों का पृथक्करण, देखिए जो आपको मैंने बताया था कि 99वां संविधान संशोधन, याद करो मैंने बताया था 99वां संविधान संशोधन, जिसमें जजेस की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान था। और इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा एक विधि मंत्री और दो अन्य मंत्री थे, और उन दो अन्य व्यक्ति थे। और दो अन्य व्यक्तियों में देखो, एक तो कौन आ गया था इसमें? विधि मंत्री। इस पे प्रश्न उठा था, भाई विधि मंत्री है तो मंत्री ना, विधि मंत्री क्या कर रहा है यहां? और साथ में दो अन्य व्यक्ति थे, वो भी एक तरह से सरकार की अनुशंसा से ही आ रहे थे। तो यहां पर यह विषय उठा था कि भाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करनी चाहिए। न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप इन दोनों का नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति में यदि इसका या इसका रोल है, इसका मतलब तो शक्ति पृथक्करण रहा ही नहीं, और शक्ति पृथक्करण नहीं रहा इसका मतलब तो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो गया। कहां पे गया वो शक्ति पृथक्करण? भाई न्यायपालिका के जजेस की नियुक्ति में कार्यपालिका से विधि मंत्री आ रहा है और दो व्यक्तियों की नियुक्ति हो रही है, वो दोनों व्यक्ति भी कार्यपालिका और प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब तो न्यायपालिका में इनका हस्तक्षेप हो गया। न्यायपालिका स्वतंत्र कहां रही? शक्तियों का पृथक्करण कहां रहा? तो आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर 99वां संविधान संशोधन को आपको पता है चैलेंज हुआ था, और संवैधानिक इतिहास में पहली बार पूरे के पूरे 99वें संविधान संशोधन को सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पहली बार हुआ। हमेशा किसी बात को निरस्त करते हैं, किसी धारा को निरस्त करते हैं, लेकिन यह न्यायिक इतिहास की पहली घटना है
जिसमें आधारभूत ढांचे में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आधार बनाकर 99वां संविधान संशोधन पूर्णतया निरस्त किया गया था। क्लियर? तो शक्तियों का पृथक्करण क्या है? आधारभूत ढांचा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहां यह भी लफड़ा पड़ रहा था, मेन आधार यह बनाया था। वयस्क मताधिकार, व्यस्त नहीं है भाई, वयस्क मताधिकार, व्यस्त नहीं, वयस्क मताधिकार है। इसमें भारत के हर 18 साल से बड़े युवा को वोट देने का अधिकार है ना। जेल में कैदी है, मानसिक विक्षिप्त है, उनको छोड़कर सबको वोट देने का अधिकार है। आप ऐसा कोई कानून नहीं ला सकते कि वोट देने का अधिकार से आप वंचित कर दें। और आपको बता दें कि जब संविधान सभा की मीटिंग्स हो रही थी तो हर एक बिंदु पर बहस हो रही थी। बाबा साहब अंबेडकर कोई ना कोई अच्छी अच्छी दलीलें देते थे, कोई विरोध करता था, कोई समर्थन करता था, लेकिन जब बात आई थी वयस्क मताधिकार की, उस वक्त किसी ने भी विरोध नहीं किया। उस वक्त सबने कहा बिल्कुल 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 वयस्क मताधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। और आज हमारे देश की समस्या भी यही है कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का भी मत मूल्य एक है और शराब की बोतल लेकर वोट देने वाले का भी मत मूल्य एक है। लोग खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते जेल में बैठे व्यक्ति, लेकिन खुद के जैसा तो चुन सकते हैं। एक अपराधी खुद चाहे चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन वो अपने जैसा तो चुन सकते हैं। और शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कम होने की वजह से भी कई बार हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में अयोग्य व्यक्ति भी आगे चले जाते हैं और बहुत सी बार अच्छे पढ़े लिखे लोग योग्य व्यक्तियों को भी पहुंचाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वयस्क मताधिकार जो है उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं था, निर्विवाद रूप से इसको स्वीकार किया गया था। यह हमारा आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, संविधान की सर्वोच्चता और गणराज्य, ये सभी के सभी क्या है? आधारभूत ढांचे का भाग है। इनमें कभी भी संशोधन नहीं होना चाहिए। आप संविधान संशोधन कुछ भी करें, इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर जो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो विधि मान्य नहीं होगा। अब आपको पता 1976वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में आपको पता है कि आरक्षण, वैसे तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, उसमें यह कहा गया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन महाराष्ट्र में आरक्षण 68% है और तमिलनाडु में भी आरक्षण 69% है। इसका आधार क्या है? हालांकि इसकी चर्चा हम करेंगे अनुच्छेद 14 और 15 में विस्तार से, लेकिन आपको बता दें जब 1995 में तमिलनाडु में 69% आरक्षण किया तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद का उल्लंघन था। उस वक्त संविधान संशोधन किया, 76वां संविधान संशोधन, और 76वां संविधान संशोधन करके इसे डाला किसमें? 9वीं अनुसूची में। किसमें डाला? 9वीं अनुसूची में, और ताकि इसको कोई चैलेंज ना कर सके। अब आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि जब केशवानंद भारती ने कह दिया, केशवानंद भारती ने क्या कह दिया? केशवानंद भारतीवाद में संविधान पीठ ने यह निर्णय दे दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, फिर यह 9वीं अनुसूची में अभी तक मामला स्थिर क्यों पड़ा है? यह मामला स्थिर क्यों पड़ा है, ये बताइए। तो तब तक यही मामला था कि भाई यदि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं है तो चाहे आरक्षण है चाहे कोई भी बिंदु है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, उसको कोई चैलेंज नहीं है। मतलब केशवानंद भारतीवाद में इतना बड़ा निर्णय आने के बाद भी निर्णय पूरी तरीके से प्रभावी नहीं था। अभी भी 9वीं अनुसूची के नाम पे बहुत सारे कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर थे। तो थोड़ा सा मामला और बढ़ा और हमारा ये 2007 का एक मामला है कोल्होवाद, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कोल्होवाद 2007, कोल्होवाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया 2007 में। देखिए 1973 से 2007 तक करीब 34 ईयर तक न्यायिक पुनरावलोकन के नाम पे बहुत सारे कानून न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर संविधान में सुरक्षित पड़े रहे और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया गया। 2007 में वापिस ये बिंदु उठाया गया कोल्होवाद में कि भाई बहुत सारे मामले हैं जो
केशवानंद भारतीवाद आने के बावजूद भी नवीं अनुसूची में पड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनका न्यायिक पुनरावलोकन ही नहीं हो पा रहा। तब कोल्होवाद में ये निर्णय दिया कि भाई साहब 24 अप्रैल 1973 के बाद, क्या 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं, जो भी कानून शामिल किए गए हैं, उन सभी का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। उन सभी का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, चाहे कोई भी कानून है, आधारभूत ढांचे का मामला है या नहीं है, नवी अनुसूची में कोई भी है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। इस तारीख को ही केशवानंद भारतीवाद आया था, इसलिए कोल्होवाद में यह कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी कानून आपने नवी अनुसूची में डाला है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा। तो इस प्रकार से बड़े विस्तार से हमने नवी अनुसूची की चर्चा की है, और बहुत धीरे धीरे मैं हाथ से लिख लिख के समझाता सारा कुछ, जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले समझाते हैं, तो शायद इस नवी अनुसूची में 3 वीडियो बन जाते। तो आप लोग रिवाइज तो कर नहीं पाते, नोट्स पढ़ नहीं पाते, और सिर्फ मेरा वीडियो ही देखते रहते, है ना। तो वैसा आपने को इतना समय भी खराब नहीं करना, एक संतुलित तैयारी होनी चाहिए कि हम दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4-5 घंटे वीडियो देखें, 4-5 घंटे नोट्स पढ़ें, टेस्ट की तैयारी करें, सभी चीजें जरूरी है। कुछ लोग जैसे दिन में 10-10 घंटे सिर्फ ईयरफोन लगाए मोबाइल देख रहे हैं, साथ में तो मेमोरी का लॉस, साथ में सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा 10-11 महीने से, तो ऐसे में तैयारी बहुत ज्यादा खराब होती है। तो मैंने नोट्स, ये जो पीडीएफ आपके सामने पीपीटी चल रही है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें लिखने में हम समय नहीं खराब कर रहे, और जो वीडियो यदि हम सोचें संविधान 80 वीडियो में है तो कम से कम 20-30 वीडियो कम बने, कम वीडियो के अंदर भी हमें चीज समझ में आ जाए। आपको जरूरत महसूस हो रिवाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। अब आ गई है 10वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल, 9वीं नो चेंज, 10वीं दल बदल। ध्यान रखिएगा, देखिए हमने 9वीं को कैसे याद किया था, 9वीं नो चेंज, है ना, 9वीं में जो मामला डाल दिया वो चेंज नहीं। तो 10वीं किससे संबंधित है, दल बदल। अब देखिए जैसे जैसे कानून बने, धीरे धीरे देशभक्ति कम हुई, स्वार्थपरकता बढ़ी, सरकारें टूटने लगी, सरकारें बढ़ने लगी, कुछ लोग इस दल से उस दल में जा रहे हैं, उस दल से इस दल में जा रहे हैं, है ना। एक पार्टी की सरकार है, उन्होंने कुछ लाभ दे दिया, लालच दे दिया, तो दूसरी पार्टी, मतलब सत्ताधारी पार्टी से कुछ सदस्य निकल के दूसरे में चले गए, सरकार उनकी बन गई। तो कुल मिला के राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा था, राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से देश के विकास में बाधा आ रही थी, और थोड़ी सी जो अपने कहें कि जो राजनीतिज्ञों की स्वार्थपरकता की वजह से वो बार बार दल बदल रहे थे। ऐसे ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने दिन में कहते हैं कि 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार दल बदला था, है ना। तो वो लोग क्या सत्ता के लिए मान लीजिए, या फिर सत्ता सुख है, पदों के लिए, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर दल बदल कर रहे थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि देश में या राज्यों के अंदर सरकारें अस्थिर हो रही थी। तो जरूरी हो गया था कि भाई दल बदल को रोका जाए। तो दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची आई। अब आप कहेंगे क्या 10वीं अनुसूची पहली बार ही आई थी क्या? नहीं, 10वीं अनुसूची पहली बार नहीं आई। 1975 में, पहले चर्चा कर दूं, क्या यही 10वीं अनुसूची नहीं आई थी? 1975 में जब सिक्किम को भारत का अधिराज्य बनाया था, सिक्किम को भारत का अधिराज्य बनाया था, तब सिक्किम को 10वीं अनुसूची में डाला था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35वां सीए के द्वारा सिक्किम को भारत का अधिराज्य बनाया 1975 में, और 10वीं अनुसूची बनाई गई थी। यह दल बदल की नहीं थी, किसकी थी? सिक्किम की, ठीक है। फिर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार ने देखा यार ये चाइना वाले जो सिक्किम को अपना राज्य बता रहे हैं, अपने धीरे से इधर ले लिया और ये चुपचाप बैठे हैं, अपने मामले में उलझे हुए हैं, कोई बात नहीं, अपने इसको राज्य बना लेते हैं भारत का। तो 1976 में फिर 36वां संविधान संशोधन किया, और 36वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को खत्म किया,
और सिक्किम को भारत का राज्य बनाया, सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया, पूर्ण राज्य। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो कुल मिला के 10वीं अनुसूची पहले अस्तित्व में आई भी थी और खत्म भी हो गई। अब दोबारा से अस्तित्व में आई 1985 में। कब आई? 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय। राजीव गांधी सरकार के समय वापस अस्तित्व में आई, जिसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति, मान लो कोई सरकार एक सीट एक वोट की वजह से गिर रही है और किसी ने एक कोई लालच में, प्रलोभन में, मान लो मंत्री पद का लालच दे दिया, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहा है, तो यार इससे तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो रहा था। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और अब कहा कि साहब यदि दूसरी पार्टी में जाना है तो थोक में जाइए, खुदरा में मत जाइए, थोक में जाइए। अब थोक का मतलब समझो। थोक का मतलब है कि आप किसी भी पार्टी के 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। समझ में आया? 1/3 से कम यदि चले गए तो उनकी संसद सदस्यता, या जिस सदन के भी सदस्य हैं, क्या संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, कहीं पर भी 1/3 से कम सदस्य यदि दूसरी पार्टी में चले गए तो फिर उनकी सदस्यता, उस सदन की सदस्यता निरस्त मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? भाई सपोज कीजिए यहां ए पार्टी की सरकार है, इधर बी पार्टी की सरकार है, इधर इनके पास में इन्हीं की पार्टी के मिलाकर 90 सीट चाहिए, 90 सीट इनकी पूरी पूरी है, इनके पास में 82 सीट है, 8 सीटों की इनकी जरूरत है। अब इनकी पार्टी में मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, ए और सी, 2 पार्टियों ने मिलकर 90 सीट पूरी की है। सी के कुछ लोगों को लालच दिया, वो 8 लोग बोले हम तो इधर जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सरकार गिर गई, ये सरकार बन गई। बन गई या नहीं? तो यहां कानून ये बनाया कि आपकी पार्टी के जितने मेंबर हैं उसके 1/3 से कम लोग यदि इधर जाओ तो आप नहीं जा सकते, और यदि आप गए तो जिस सदन में आप बैठे हो उस सदन की सदस्यता निरस्त मानी जाएगी। आई बात समझ में? आप सपोज कीजिए लोकसभा के सदस्य हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं और इन 90 सीट में सपोज कीजिए ए पार्टी की सीट तो थी 50 और बी पार्टी की सीट थी 40। 40 में से 8 मेंबर इधर जा रहे हैं, 40 में से सी पार्टी के कितने मेंबर जा रहे हैं? 8 मेंबर। तो 40 के 1/3 कितने होते हैं? 40 के 1/3 कितने होते हैं? लगभग 13.33, यानी करीब 13 या 14 मेंबर हो गए। यहां 8 जा रहे हैं तो क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 13-14 मतलब 14 से ज्यादा मेंबर जाएं तब तो ठीक है, लेकिन 14 से कम यदि गए ना इधर की ओर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपकी यहां लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त मानी जाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें यह कहा गया कि यदि 1-2 व्यक्ति कोई भी यदि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, समर्थन देते हैं या उसमें सरकार में शामिल होते हैं, तो उस दल के क्या बोला, उस पार्टी के 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, और यदि होते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त मानी जाएगी। कौन करेगा निरस्त? कौन करेगा निरस्त? निरस्त करेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष, स्पीकर। संबंधित सदन का स्पीकर उनकी सदस्यता निरस्त करेगा। क्या इस संबंध में मैंने क्या बोला? 1/3 से कम सदस्य जाएंगे तो उनकी सदस्यता निरस्त मानी जाएगी, और इस संबंध में सभी निर्णय लेने की शक्ति सदन के स्पीकर को है। सदन का स्पीकर निर्णय लेगा। समझ में आई बात? सदन का स्पीकर निर्णय लेगा। जैसे सोचिए 98 में अशोक गहलोत की सरकार थी और 6 बसपा के विधायक 6 के 6 मिले थे। यदि 6 में से 2 जने कहते हम मिल रहे हैं, 1 जना कहता मैं मिलना चाहता हूं, 5 कहते हम नहीं मिल रहे, तो नहीं मिल सकता। यदि वो
6 में से एक आदमी जाके गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार में मिलता तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती और उसकी सदस्यता से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार था संबंधित सदन के अध्यक्ष को, संबंधित सदन के अध्यक्ष को। तो ध्यान रखिए, वैसे तो अपने कहें आपने अनुच्छेद 102 और 191 पढ़ा है। 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यता की बातें कही गई है, संसद सदस्यों की निर्योग्यता। और 191 में विधान मंडल के सदस्यों की निर्योग्यता की बातें कही गई है कि यदि वो निर्योग्य है, आगे हम पढ़ेंगे ये, तो यदि वो अयोग्य है तो संसद सदस्यों के अयोग्य होने पर उन्हें हटाने का अधिकार यानी सदन से निष्कासन का अधिकार, यानी उनकी अपने कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म करने का अधिकार किसके पास में था? राष्ट्रपति के पास में था। और राष्ट्रपति इस संबंध में चुनाव आयोग से सलाह ले सकता था और यहां पर हटाने का अधिकार राज्यपाल को था और इस संबंध में वो भी चुनाव आयोग की सलाह ले सकता था। लेकिन यदि मामला दल बदल का है तो वहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं हटाएंगे, वहां कौन हटाएगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष हटाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के राजनीतिक अस्थिरता 52वें संविधान संशोधन के बाद में राजनीतिक अस्थिरता में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन फिर भी अभी तक पूरे वो परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे। आपको पता है 1996 में अटल बिहारी जी की 13 दिन की सरकार रही, ठीक है। उसके बाद में 1997 में अटल बिहारी जी की 13 महीने की सरकार रही और फिर 1998 में अटल बिहारी जी की पूरी सरकार बनी बहुमत के साथ में, लेकिन वो गठबंधन सरकार थी, है ना, एनडीए की गठबंधन सरकार थी। समझ में आ रही है बात क्या? तो वहां पर ये देखने में बात आई थी कि भाई जो पार्टियां थी वो उनके सदस्य 1/3 से ज्यादा फिर गड़बड़ करने लग गए। तो वहां पर वापिस संविधान संशोधन किया गया 2003 में, 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन। और ये थोक में क्वांटिटी और बढ़ाई गई। बोले साहब किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य हैं, दो बातें कही गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया, 91वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया। देखो वाजपेयी जी बड़े सैद्धांतिक आदमी थे, तो वाजपेयी जी को जो जो समस्याएं आई उनको उन्होंने समाधान करने का प्रयास भी किया। एक तो उनकी गठबंधन सरकार थी, तो सारे कहते थे मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। तो वाजपेयी जी कहते थे यार इतने सारे मंत्री मैं बढ़ा दूंगा, फिर मतलब बाकी व्यवस्थापिका कहां रहेगी, सारी कार्यपालिका में आ जाओगे तुम तो वहां पे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए, आगे मैं बताऊंगा, उसका समाधान किया। और दूसरी ओर बार बार ये धमकियां, हम तो आपकी पार्टी छोड़ देंगे उधर भाग जाएंगे, हम तो पार्टी छोड़ देंगे उधर भाग जाएंगे, मैं मंत्री बनाऊं। तो उस समस्या के समाधान के लिए भी उन्होंने 1991 में 2003 के अंदर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया। इस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य से अधिक सदस्य ही केवल दल बदल कर सकते हैं, एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, तभी उस दल का विलय माना जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक आदमी दूसरी पार्टी में मिलना चाहता हूं, या हम मान लो सपोज करो 15 आदमियों में से 5 जने मिल रहे हैं, नहीं, अब 15 हैं तो 10 आदमी से ऊपर ही होने चाहिए, तो 10 से ऊपर एक साथ सत्ता को छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के राजनीतिक स्थिरता और बढ़ाने का प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये निकला भी कि 2004 में जब यूपीए सरकार आई तो उसने 5 साल पूरे किए, 2009 में यूपीए 2 आई तो भी उन्होंने 5 साल पूरे किए, उसके बाद में मोदी जी की 2 सरकारें आ चुकी है, दोनों ने 5-5 साल पूरे किए हैं, क्योंकि दल बदल पे काफी अंकुश लगा है। तो वाजपेयी साहब की ये जो 2/3 सदस्य वाली बात थी ये बिल्कुल सही रही कि 2/3 सदस्य से अधिक सदस्य ही एक दल से दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। 2/3 से कम यदि शामिल होते हैं तो उसे दल बदल कानून के तहत 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें क्या माना जाएगा?
सदन की सदस्यता से निर्हर कर दिया जाएगा, मतलब अयोग्य कर दिया जाएगा। और उसका अधिकार किसको है? संबंधित सदन के अध्यक्ष को। ठीक है ना, किसको है? संबंधित सदन के अध्यक्ष को है, स्पीकर को है। दूसरी इन्होंने बात यह कही कि कहीं पर भी सरकार में मंत्री जो बनते हैं वो लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री, प्रधानमंत्री सहित, कई बार आ जाता है कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या हो सकती है संसद सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकसभा था या राज्यसभा था या संसद थी? तो लोकसभा है, ध्यान रखना, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये बात है कि अब यदि कोई गठबंधन सरकार आए और उसमें सारे कहें मुझे भी मंत्री बना दो, तो आप कह सकते हो कि देखिए साहब मजबूरी है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 91वें संविधान संशोधन से हम 15% से ज्यादा मंत्री बना ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें? आप तो सरकार में साथ दीजिए बस। आई बात समझ में? तो ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दो बातें कही गई, दल बदल में 2/3 सदस्यों से कम सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, और मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, और राज्यों में विधानसभा, क्या बोला? विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो बताइए राजस्थान में कितने मंत्री हो सकते हैं? राजस्थान में मंत्री हो सकते हैं 200 सीट है, 200 का 15% करेंगे तो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज्यादा मंत्री कभी नहीं बनाए जा सकते। 30 से ज्यादा बढ़ाओगे तो 91वें संविधान संशोधन का उल्लंघन है ना, मतलब उस गैर संवैधानिक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बातें हैं। अब दल बदल में, हाँ एक बात और, निर्दलीय का क्या सीन रहेगा? निर्दलीय किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं, सदस्यता नहीं ले सकते। कोई निर्दलीय कैसा, मैं तो बीजेपी की सदस्यता ले रहा हूं या मैं कांग्रेस की ले रहा हूं, सदस्य नहीं बन सकते, समर्थन दे सकते हैं। सरकार में यदि बहुमत से सीटें कम पड़ रही है तो समर्थन दे सकते हैं, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य, आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति ने किए होते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तो कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, है ना, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वहां वो मनोनीत सदस्य कोई पार्टी से संबंधित नहीं होते, लेकिन फिर भी वो 6 महीने तक चाहें तो भाजपा, कांग्रेस, किसी भी टीएमसी, किसी में भी शामिल हो सकते हैं। 6 महीने बाद वो अपने स्वार्थ से कहें नहीं साहब मैं तो इसमें शामिल होना चाहता हूं, वो मुझे मंत्री बना रहे हैं, नहीं हो सकते। ठीक है। अब इन सब चीजों को लेकर मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी सदन है, चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे विधानमंडल है, वहां पर तमाम पार्टियों के सदस्य बैठे होते हैं। ठीक है। चुनाव के समय में भी उन्हें एकजुटता दिखानी होती है, किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में भी उनको एकजुटता दिखानी पड़ती है। तो वो अपने पार्टी का एक प्रोटोकॉल बना के रखते हैं, एक कानून टाइप से प्रोटोकॉल बना के रखते हैं कि भाई हमें इस मुद्दे पर ये शब्द एक साथ में ही रखने हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक ही पार्टी के हो, एक कह रहा है मैं समर्थन में हूं, एक कह रहा है मैं विरोध में हूं, ऐसा नहीं होगा। इसे हम कहते हैं व्हिप। इसे हम क्या बोलते हैं? व्हिप, यानी व्हिप बोलते हैं, व्हिप या सचेतक। ये एक तरह का राजनीतिक पार्टी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल है जिसकी पालना करना उस पार्टी के सदस्य के लिए अनिवार्य है। जैसे जब राज्यसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, जैसे राजस्थान से राज्यसभा सदस्यों के चुनाव होंगे, तो हमारी विधानसभा के सदस्य तो उस वोटिंग करेंगे। मतलब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो वोट कौन करेंगे? विधानसभा के सदस्य। विधान परिषद है तो वो भी करेंगे, विधानसभा के सदस्य वोट करेंगे। अब वो कांग्रेस उम्मीदवार को कर रहे हैं कि बीजेपी को कर रहे हैं या कोई और को कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पार्टी के मुखिया को दिखाना पड़ता है, भाई देख मैं वोट उधर दे रहा हूं, आप
दगाबाजी नहीं कर सकते। जैसे कांग्रेस ने तय किया है कि हम कांग्रेस के 20 विधायक हैं, 20 के 20 विधायक फलां व्यक्ति को वोट देना है, उसमें से 2 व्यक्ति चुपचाप किसी और को टिकाएं, नहीं कर सकते। उन 20 के 20 आदमियों को अपने वोट दिखाने पड़ेंगे अपने मुखिया को, ये देख ले भाई मैं वोट में गड़बड़ नहीं कर रहा, मैं धोखा नहीं दे रहा हूं। तो यदि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया तो राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता है तो उसे भी दल बदल माना जाएगा। अपनी सुरक्षा पक्की करके रखना है। ये नहीं आया समझ में? यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा है कि हमारा ये प्रोटोकॉल है, और यदि उसका कोई सदस्य उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता, व्हिप का उल्लंघन करता है, और चलो उल्लंघन कर दिया, पार्टी ने बोला तेरे को हम निकालेंगे, नोटिस दे दिया, वो फिर भी बोले नहीं मैं तो तुम्हारे खिलाफ ही रहूंगा, और पार्टी ने 15 दिन तक उसको क्षमा नहीं किया, ठीक है, तो भी उसे क्या माना जाएगा? व्हिप का उल्लंघन जो है वो दल बदल माना जाएगा, और दल बदल मानकर उसको सदन से हटाया जाएगा। क्योंकि देखिए लड़ाई हमारी राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस बीजेपी की अलग है, लेकिन हमारे घर के अंदर यदि कोई दगेबाज है तो चाहे वो आपके घर में या चाहे हमारे घर में, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, उसमें तो हम एक साथ हैं। तो बस ये एकजुटता इनकी यहां देखने को मिल रही है। समझ में आई? सरकार किसी की भी है, विपक्ष में यदि कोई दगाबाजी कर रहा है तो सरकार का ही चाहे कोई व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन वो विपक्ष वाले को भी माफ नहीं करेगा, दल बदल मानकर भगाएगा। क्योंकि ऐसा दगाबाज जो आज आपके घर में है वो हमारे घर में भी तो हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने अपनी सारी सुरक्षाएं बढ़िया कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दल बदल के मामले में निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है, लेकिन उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब यदि विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति ने यदि दल बदल के विरुद्ध निर्णय लिया है तो उस निर्णय के विरुद्ध कानून में, मतलब न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह अनुसूची 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और आपको बता दें, यह कहा गया था 1985 में कि 1/3 से कम सदस्य किसी राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। तो राजनीतिक दल शब्द हमारे संविधान में कहीं पर नहीं था, राजनीतिक दल हमारे संविधान में कहीं पर नहीं था। 1985 के संविधान संशोधन के द्वारा ही पहली बार राजनीतिक दल शब्द हमारे संविधान में जुड़ा। क्लियर? नोट, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2020 में केशम मेघचंद्र, ये भी निर्णय बहुत अच्छा है, देखो, केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मणिपुर के मामले में निर्णय दिया कि दल बदल के मामले में सदन के अध्यक्ष को 3 महीने में निर्णय देना होगा। यह भी एक मामला है। मान लीजिए सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने व्हिप का उल्लंघन किया है, और कांग्रेस के मुखिया आके बोलते हैं कि सदन के अध्यक्ष को कि साहब इस आदमी ने हमारे दगा किया है, इसने हमारे व्हिप का उल्लंघन किया है, इसे दल बदल का दोषी मानते हुए इसे पार्टी से बाहर कीजिए। संबंधित अध्यक्ष कहता करेंगे। कब करेंगे? करेंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 5 साल निकल गए, सरकारें चली गई, बोले करेंगे। अरे भाई अब कब करोगे, अब तो यार नए चुनाव हो रहे हैं। तो वहां पर केशम मेघचंद्र बनाम मणिपुर मामले में कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर दल बदल का निर्णय लेना होगा। कल को आप 5 साल तक निर्णय लिए ही बैठे रहो तो फिर तो फायदा क्या हुआ? सरकार ही नहीं आ गई, चुनाव ही आ गए। तो 3 महीने में निर्णय लेना होगा। केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर मामले में सन 2020 में यह निर्णय लिया गया कि दल बदल के मामले में संबंधित सदन के अध्यक्ष को 3 माह के भीतर भीतर निर्णय लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? 10वीं अनुसूची का संबंध संसद के सदस्यों के लिए है। अच्छा, हमारी ये नगर पालिका के या पंचायतों में, उनमें तो इधर उधर होते रहते हैं, इस पार्टी वाले उस पार्टी में मिल गए, 10 लोग इधर इधर मिल गए, तो क्या वहां वो दल बदल लागू नहीं होता? नहीं होता। दल बदल कानून केवल संसद में लागू होगा, लोकसभा राज्यसभा, केवल विधानमंडल विधान परिषद मतलब विधानमंडल में लागू होगा, विधानसभा और विधान परिषद में। लेकिन स्वायत्त शासन यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या ग्राम पंचायत है ना, पंचायत समिति, इनके अंदर ये कानून लागू नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध केवल संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होता है। पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका के सदस्यों पर यह लागू नहीं होता। क्लियर?
कियोतो होलोहोन बनाम जलीचू। देखो, कियोतो होलोहोन बनाम जलीचू। जचीलू मामला 1992 का संबंध दल बदल कानून से है और यह निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित हैं। तो ये हमारी 10वीं अनुसूची हमने डिटेल से पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बढ़िया समझ में आई होगी। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 11 और 12। तो देखिए, अनुसूची 11 का विषय, अनुसूची 11 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है ना। और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। और पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए? 29 विषय। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को 22 विषय दिए गए हैं। तो अनुसूची 11 बाद में पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए 11वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। अब आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय जितने भी हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए 12वीं अनुसूची 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। क्या ये दोनों अनुसूचियां आपको पता है 1993 में जोड़ी गई थी? ये 73वें संविधान संशोधन और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। इस प्रकार से हमारी 12 अनुसूचियां आपने पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें नहीं करता। मोटिवेशन करना, जी जान भर देना, ऐसी बातें तो बाद की है। क्योंकि देखो, आप लोगों को पहले से ही साइकोलॉजिकल तैयार रहना चाहिए कि हमें तैयारी करनी है, और उसके लिए मोटिवेशन वीडियो हमारे अलग से हैं। हम चलती कक्षाओं के अंदर ऐसा नहीं करते कि 1 घंटे का वीडियो है, आधा घंटा तो मोटिवेट ही कर रहे हैं। आग हमारे में भी लगी हुई है और आपके भी लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं 4 अक्षर, समय खराब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा से ज्यादा कंटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज वो परीक्षाएं नहीं रही कि एक किताब या छोटे मोटे नोट्स में से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्नों का स्तर बढ़ गया। हमें कंटेंट बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करना होगा। आप इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।